दोस्तों आज के समय में हम बात करें कि सबसे पावरफुल देश कौन सा है, तो आपके सभी के मन में यूएसए के बाद चीन का ही नाम आएगा। जी हाँ, चीन वही देश है जो आज से कुछ साल पहले सबसे गरीब देशों की श्रेणियों में आता था, लेकिन आज के समय में चीन एक सुपर पावर बन बैठा है और कुछ इकोनॉमिक सर्वेज के अनुसार आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर ही चाइना यूएसए को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकता है और फिर दुनिया में एकमात्र देश चीन का ही डंका बजेगा। लेकिन इस बीच चाइना ने ऐसा क्या किया कि वह सभी देशों को पीछे छोड़कर हर एक प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक्स की बात हो, चाहे वो खेलकूद की बात हो, चाहे वो वेपन्स के बारे में ही क्यों ना हो। चाइना ने ऐसा क्या किया कि वह यह सब हासिल करने में सक्षम हो गया तथा बाकी देशों से क्या गलती हुई, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और हाँ, यदि आप इस प्रकार के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों 1949 में माओ जेडोंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता संभाली थी। ये चीन की प्रारंभिक चुनौतियां थी। चाइना जब एक गरीब देश से उभरना चाहता था, जब उसने औद्योगिकरण और आत्मनिर्भरता की ओर प्रयास किया था, लेकिन ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रिवॉल्यूशन जैसे प्रयोग विफल रहे, जिसके चलते चाइना की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई और देश में लाखों लोगों की जान भी चली गई थी। फिर 1978 में देंग सियाओपिंग के नेतृत्व में चाइना ने एक नई स्ट्रेटजी को अपनाया था, जिसका नाम की ओपन डोर पॉलिसी था, जिसमें कि चाइना ने अपने देश के अंदर सभी देशों को व्यापार करने की परमिशन दे दी थी, जिसके कारण अनेक देशों ने चाइना पर अपनी अपनी कंपनियां स्थापित करना स्टार्ट कर दिया तथा चाइना पर भी काफी पैसा का इन्वेस्टमेंट किया गया तथा नए नए फेमस इन्वेस्टरों को भी अपनी ओर आकर्षित किया तथा चीन को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का केंद्र बना दिया गया था तथा चाइना ने भी अपने पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीके से अपने देश पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि अच्छी सड़कें बनवाना, रेलवे तथा बंदरगाहों को लेटेस्ट तरीके से तैयार करना। यह चाइना ने इसलिए किया क्योंकि चाइना को भी अपनी कंपनियां बनानी थी। फिर चाइना ने विदेशों से आई हुई कंपनियों से कुछ न कुछ सीखकर अपनी खुद की कंपनियां स्टार्ट कर दी और जैसे ही चाइना की खुद की कंपनियां अच्छे से ग्रो करने लगी तो विदेशों से आई हुई कंपनियों को वो देश से बाहर भगाने की कोशिश करने लगा, जिसके लिए चाइना ने विदेशी कंपनियों के ऊपर ज्यादा टैक्स का प्रेशर दिया, जिसके फलस्वरूप ये हुआ कि अनेक देशों को चाइना से अपनी कंपनियों को वापस बुलाना पड़ा था। फिर चाइना ने अपने ही ऊपर उच्च शिक्षा नीति तथा रिसर्च में भी काफी इन्वेस्टमेंट किया था, जिससे कि चीन एक विज्ञान और टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभरकर दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ, जिसके फलस्वरूप पूरी दुनिया भर में मेड इन चाइना के लोगों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बिकने लगे, जैसे मोबाइल, टीवी, एलईडी और ना जाने क्या क्या। जागरण रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का आयात 2023 से लेकर के 2024 में बढ़कर 89.8 अरब डॉलर हो गया है। और शॉकिंग बात यह है कि इससे 56% का सामान चाइना से ही बुलवाया गया है तथा चाइना ने अपनी आर्मी को भी धीरे धीरे पावरफुल बनाया है और पीपल्स लिबरेशन आर्मी को लेटेस्ट बनाया और रक्षा बजट में भी लगातार इंक्रीमेंट करता रहा। और इसी के साथ साथ ही चाइना ने दक्षिण चीन सागर और ताइवान जैसे मुद्दों पर अपनी आक्रामक नीति अपनाई, जिसके कारण उसकी क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति का प्रदर्शन हो गया। और चाइना ने इसके साथ साथ ही एक और जबरदस्त काम किया, उसने अपनी सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाया। कंफ्यूशियस संस्थानों के माध्यम से उसने चीनी संस्कृति को पूरे विश्व भर में फैलाया और विकासशील देशों में इन्वेस्ट करके अपना प्रभाव और भी तेज कर लिया। बेल्ट एंड रोड योजना के तहत कई देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी चाइना ने बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया है, जिसके कारण चाइना का ग्लोबल इम्पैक्ट और भी बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, चीन की सुपर पावर बनने की यात्रा हमें ये दिखाती है कि कैसे एक देश सही रणनीति और मेहनत के चलते खुद को इतना बदल सकता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या फ्यूचर में भी चाइना ऐसी ही ताकत का प्रदर्शन करता रहेगा या उसका भी एक डाउनफॉल शुरू होगा या उसे और भी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यह तो आने वाला समय ही डिसाइड करेगा। और हाँ दोस्तों, आपको अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।